नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अक्सर हम ये उदाहरण सुनते रहते हैं कि एक आधे गिलास का भरा हुआ पानी को कुछ लोग अपनी कल्पना के मुताबिक कहते हैं कि हाफ फिल्ड है, यानी आधा भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आधा खाली है, और कुछ लोग कहते हैं कि भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है, आधा हवा से भरा हुआ है। ऐसे ही जो केंद्रीय एजेंसी हैं, उनके कामकाज की, उनके कार्यशाला को लेकर के भी अपना अपना चश्मा पहन करके अपनी अपनी टिप्पणी दी जाती है। विपक्ष कहता है कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, और विपक्ष को ही ग्रिल करने के लिए इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष कहते हैं कि ये सभी की सभी एजेंसीज जो हैं सक्रियता से काम कर रही हैं, और शायद यही एक कारण है कि पिछले 10 सालों की, 2014 से पहले की बात करें तो ये सभी की सभी एजेंसीज जो हैं वो सक्रियता से काम नहीं कर रही हैं। अब सक्रियता से काम कर रही हैं तो विपक्ष को दिक्कत हो रही है। पहले मैं कुछ अहम पहलू आपको बता दूं कि फुल एक्शन में आई है केंद्र जांच एजेंसियां। जो जांच एजेंसियां हैं इस वक्त पूरी एक्शन में आई हुई हैं। ईडी ने कई राज्यों में छापामारी की कार्रवाई शुरू की है। ये अक्सर देखने में आता है, आए दिन वो इस तरह की कार्रवाई करती हैं। ईडी की छापामारी पर सियासत खूब गरमाई है। ये मैंने भी शुरुआत में ही कहा कि खूब सियासत हो रही है। नेता एक दूसरे को घेरते हुए उठा रहे हैं सवाल, क्वेश्चंस उठ रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के बवाल उठा हुआ है। धन शोषण मामले की जांच तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र, एमपी के 11 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यूको बैंक से जुड़ी 110 करोड़ की धोखाधड़ी की भी जांच हो रही है। हम चर्चा करेंगे इस पर कि आखिर जो जांच एजेंसीज हैं उनकी कार्यशैली पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और हमने देखा है 2014 से पहले कि जब यूपीए की हुकूमत हुआ करती थी तो लास्ट टाइम में 2012 के एंडिंग से लेकर के 13 में आए दिन हम अखबारों में देखते थे, कार्टून छपते थे। एक तोते को केज में, पिंजरे में रखा जाता था, तोते को सीबीआई का नाम दिया जाता था। 2019 तक तो ये ठीक रहा, लेकिन आते आते भाजपा की एनडीए सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमारे पैनलिस्ट हैं जगदीप सिंह जी, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। जगदीप जी, आपका स्वागत है। साथ साथ में मनीष साहनी जी हैं, अध्यक्ष हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे के, आपका भी स्वागत है। अजय भारती जी बड़े प्रोमिनेंट लीडर है, कश्मीरी लीडर, फॉर्मर एमएलसी है, बीजेपी के बड़े सुलझे हुए नेता हैं, आपका भी स्वागत है। निर्मल महाना जी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनको कुछ ज़्यादा ही शिकायत जो है आम आदमी पार्टी का, आपको पता है, ज़्यादा शिकायतें हैं जांच एजेंसियों से। उनका कहना है कि वाकई में मिसयूज किया जा रहा है। निर्मल जी से ही शुरू करेंगे। निर्मल जी, आपके चंडीगढ़ के बाद आपको और भी आपका मोराल बूस्ट होगा कि एक मौका मिल गया है। हालांकि ईडी के बार बार सम्मन के बावजूद भी केजरीवाल नहीं जा रहे, जो अलग बात है। जी, जो आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी ईडी का मिसयूज़ हो रहा है और जिस भी पार्टी के खिलाफ हो रहा है, उनके मिनिस्टरों के खिलाफ हो रहा है या उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहा है और बिना वजह हो रहा है, वहाँ सबको शिकायत होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी इससे को परेशानी हो रही है। और जहाँ तक आपने बताया, और ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गया, सारे आप देख रहे हैं, पूरे जो वीडियो है वायरल हो रहा है सोशल मीडियाज़ पे, सामने के सामने धोखाधड़ी का केस आया। एंड एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाहती हूँ इस सरकार से कि इतना ज़्यादा सत्ता का प्रलोभन क्यों? एक छोटे से इलेक्शन में, एक मेयर के इलेक्शन में अगर आप इस तरीके की धांधली कर रहे हैं कि जहां एक पार्टी को, चाहे वो अलायंस में है, 20 वोट हैं और दूसरी जगह 15 हैं, 16 हैं, तो आप बताएं 15 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है या 20 ज़्यादा है? और दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही जितने भी जिन्होंने वोट दिए हैं वो अनपढ़ और नादान थे कि उनके 8 वोट आपने इनवैलिड कर दिए, और पूरे 15 के 15 जो भारतीय जनता पार्टी के थे
वो सारे के सारे पढ़े लिखे थे एंड सीजन्ड थे वो वोट देने के लिए। उनको पता था कैसे वोट कास्ट किया जाता है, इनवैलिड ना हो वैलिड ही रहे। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि आप अपने ही ऑफिशियल को, अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को एक ऑफिशियल बना रहे हैं और वो बड़े आराम से 8 वोटों को इनवैलिड कर रहा है। एंड मजेदार बात है, जब भी कोई वोट इनवैलिड होता है, यू आर सपोज टू शो टू ऑल द एजेंसीज जो वहां पे बाकी के लोग बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं, तो बताना तो चाहिए। आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर डिसीजन लेके, एंड आपने देखा, एंड आई एम श्योर पूरे देश ने देखा इसको कि कैसे भागते भागते गए और उस बंदे को, जैसे वो कहते हैं ना शादी के लिए दुल्हन को लाया जाता है, फटाफट जी इसके फेरे करवा दिए जाएं, उसको आप कुर्सी पे बिठा रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। और नंबर 2 जो आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, सब जानते हैं कि दिल्ली में तीसरी बार सरकार हमारी बनी और क्योंकि अच्छा काम हुआ हर तौर पे हमारा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए, सारे सेक्टर्स में हमने बहुत अच्छा काम किया। आबकारी पॉलिसी में, लिकर पॉलिसी में बड़ा नहीं, लिकर पॉलिसी में अभी तक तो कुछ भी प्रूव कर नहीं पाए हैं। और मजेदार बात ये है, क्योंकि हमारा जो देश है ना, बहुत ही खूबसूरत डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बहुत खूबसूरत ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब बनाई गई थी, वो सोच के बनाई गई थी एंड बड़े अच्छे कामों के लिए बना गई थी। एंड बहुत अच्छी बात है कि 2019 में जब इनकी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने उसको और पावरफुल कर दिया, उसको और ज़्यादा ताकत दी ताकि अच्छा कर सके। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें प्रॉपर्टी से लेना देना, मनी लॉन्ड्रिंग से लेना देना और जितना भी किसी जो जमीन जायदाद है उसके ऊपर लेना देना। पर मैं सिर्फ एक चीज ये पूछना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी, मनीष सिसोदिया जी के संज्ञान में प्रॉपर्टी कहाँ है, पैसा कहाँ है? आज तक आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं। और हर बार मेरे से कोई पूछ रहा था कि हाई कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट उनको क्यों नहीं दे रहा बेल। आप देखिए, अगर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके अगेंस्ट ज्यादा लोग बोलते भी नहीं है, ये सोच के कि ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ये देश के लिए, लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन उसमें अगर आप बार-बार, एक मिनट, अगर आप उसमें ये बार-बार बोल देंगे कि हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, वो इकट्ठा करते करते 1.5 साल हो गए, हमारे नेताओं के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये बात होगी। जब मेरे बचपन में एक कहानी हमने पढ़ी थी, वो मैं जरूर आपको बताना चाहती हूँ, जीत की हार की जीत, जिसमें एक साधु के भेष में करके डाकू ले जाता है घोड़े को। तो अब वो ऐसा, मैं इस जो गवर्नमेंट है ना, हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि वो मत बनिए उस साधु की तरह कि लोग जो हैं आपके ऊपर से एक बार एतबारी उठा दें और आप ये सारी एजेंसियों का मिसयूज करना बंद कर दीजिए। देखिए, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साधु भी बोला है और ये भी कहा है कि आप पर विश्वास ना उठ जाए। कुछ बातें ऐसी हैं जो चुपती भी है विपक्ष को। अब विपक्ष आरोप भी लगाता है अजीत पवार के नाम पर। एक दिन पहले आप खुल करके बोलते हैं कि ये महाकरप्ट हैं, करप्ट भी नहीं, महाकरप्ट बोलते हैं, फिर आप उनको अपना हिस्सा बना लेते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि आप उनके साथ जाति कर रहे हैं और एजेंसीज का मिसयूज करके आप लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं। विनोद जी, धन्यवाद समय देने के लिए। मुझे लग रहा था कि जब यहाँ पर जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव बैठी थी, ये शायद बाद में आई है आप पार्टी में, तब अन्ना हजारे निकाले गए थे। इसलिए साधु और चोर का कैसा नाता है, तो मुझे लगता है कि इनको शायद वो पूरी जानकारी नहीं है। इनको शायद ये भी जानकारी नहीं है कि शायद ये जब पार्टी बनी गई थी तो उन्होंने क्या क्या कहा था, किन नेताओं के बारे में क्या क्या कहा था और उन्होंने क्या नॉर्म सेट किए थे कि अगर किसी पर आरोप लगता है उसको जब तक वो जांच नहीं होती तब तक उसको एक तरीके से अरेस्ट करके ही रखना चाहिए। और उन्होंने नाम लेकर कहा इनको अरेस्ट करिए, इनको अरेस्ट करिए, इनको अरेस्ट करिए। इसलिए अपने ही बनाए गए नियमों के विरोध जाना ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। हमारे यहाँ आप लोगों ने आडवाणी जी पर एक झूठा आरोप लगाया, उन्होंने रिजाइन करके कहा जब तक मैं कोर्ट से प्रूव अपनी इनोसेंस करके नहीं आता हूं तब तक मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। आप उस नियम को बहुत चर्चा करने के बाद, लोगों को वर्गड़ाने के बाद भी उस नियम को आप पालन नहीं करते। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मेयर और इसके आगे एक सीरियस इशू है एजेंसीज पर। 14 पार्टियां विनोद जी गई थी सुप्रीम कोर्ट यह कहने के लिए कि अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप गाइडलाइंस फ्रेम कर दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त ऑर्डर आया इनका रिजेक्ट करते हुए। उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम जो है यानी पॉलिटिकल स्पेस की, इसकी रेमेडीज, मैं कोट कर रहा हूं, रेमेडीज लाइज इन पॉलिटिकल स्पेस नॉट इन कोर्ट्स। तो चूंकि पॉलिटिकल स्पेस में आप अपने को प्रूव नहीं कर पाते, आप लोगों को अपना केस बता नहीं रहे हैं, आप लोगों के सामने अपनी इनोसेंस प्रूव कर नहीं पा रहे हैं, तो आप फिर ठीक राह छोड़ एजेंसीज पर बोल रहे हैं। एजेंसीज के बारे में अगर आपको पता है, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन हुई है, स्टडीज हुई है। एक तो माननीय सांसद जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें कंपैरेटिवली कहा गया था कि पुराने और नए में क्या है। तो अगर आप देखोगे कि पुराने जमाने पर भी इन एजेंसीज पर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन तब और आज में सिर्फ अंतर एक है। तब भारतीय जनता पार्टी जैसी एक जिम्मेवार विपक्ष दल होता था जो इन एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज करता था, वो इन एजेंसीज के ऑफिशियल्स पर अपने गुंडे बेचकर उनकी पिटाई नहीं करता था। वो जब इन एजेंसीज के सामने पेश होते थे तब सारे देश को डिसरप्ट करके प्रोटेस्ट नहीं करते थे, वो जाकर अपना पानी साथ लेकर हर प्रश्न का उत्तर देते थे, हर प्रश्न के सामने जो कंफ्यूजन किया जाता था उसका जवाब देते थे, और जब वो सामने सच आता था तो पेशेंस के साथ उस सच्चाई को सामने आने का इंतजार कर रहे थे। आज प्रॉब्लम यह है कि सब जानते हैं कि हाँ हमने गलती की है, इसलिए पेशेंस नहीं है। उनको मालूम है कि क्योंकि नहीं तो जैसे कहा ही गया कि कोर्ट में आप जाते तो बेल क्यों नहीं मिल रही है जी 1 साल से, वो सिर्फ इस कारण से नहीं, एक ही केस में नहीं, हर एक केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों नहीं मिल रही है। तो कारण ये है कि केस जायज है, केस उसको कर रहे हैं, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता से कर रही है। आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने, जो जिसका उदाहरण आपने दिया था कि केज्ड पैरेट, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। आज किसी भी एजेंसी के ऊपर किसी भी कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। चलिए जगदीप जी, शुरुआत आपसे करेंगे। अजय भारती जी जो फॉर्मर एमएलसी हैं, बीजेपी के तरफ से पैनलिस्ट हैं, उनका कहना है कि एजेंसीज बड़ी सक्रियता से, ईमानदाराना तरीके से काम कर रही हैं, और उससे पहले शायद वो काम नहीं करती रही हैं जब यूपीए की 10 साल हुकूमत रही है। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज का डिस्कशन है जिसके ऊपर हम आज चर्चा के लिए बैठे हैं जी, जगविदित बात है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल तमाम तरह की सरकारी एजेंसीज का हुआ है, इट डजंट नीड एनी प्रीएम्बल एट ऑल। अभी महाना जी ने उदाहरण दिया बाबा भारती का, जिसे हमारे भारती जी जो हैं वो लेकर चले आए अपनी पार्टी के साथ जोड़ते हुए। तो मैं बता दूं कि जब हम एक सिलसिलेवार ढंग से नज़र लगाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाता है, और पारे की मानिद स्पष्ट दिखाई देता है कि किस इंतहा तक चले गए हैं ये लोग। सत्ता लोलुप में इन्होंने कितने ऐसे बेजा फैसले लिए हैं जिनका सीधा प्रभाव जो है वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ा है। मैं आपसे बामुश्किल 5 मिनट लूंगा ताकि मैं जरा सलीके से अपनी बात रख सकूं। देखिए, सबसे पहली बात आपको याद होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब शुरुआती दौर में थे, इनिशियल फेज में थे, तो उन्होंने एक नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा जी। इसे अगर आप जरा देखिए तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के उस बयान के साथ जोड़कर, जिसमें उन्होंने बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए, चलिए हम उसे एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूं कि ईडीआई के जो एसके मिश्रा साहब थे, ये अभी माननीय अदालत का हवाला दे रहे थे भारती जी, मैं बड़े सम्मान इनसे पूछना चाहता हूं, ये वही हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जिसने ये सवाल पूछा था कि क्या आपके पास पूरी एजेंसी में कोई दूसरा काम का आदमी नहीं है, और उसके एक्सटेंशन को, एसके मिश्रा के एक्सटेंशन को कोर्ट ने इलीगल करार दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप शुरुआत कर लीजिए मुकुल राय से। 14 दिन पहले ईडीआई का छापा पड़ता है, एक स्टिंग ऑपरेशन में धरे जाते हैं, उसके बाद में शामिल होते हैं, दूध के दूल्हे हो जाते हैं, गंगा नहा के चले जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो तत्कालीन सीएम थे पेमा खांडू, उनके साथ भी यही हुआ। सारे विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने चले आए क्योंकि उनके घर ईडी पहुंच गई थी। इसके बाद अगर हम शुरुआत करें तो एक लंबी फेहरिस्त, नारायण राणे से सुखराम के बेटे अनिल शर्मा की हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बात कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चले जाए, हेमंत बिस्व शर्मा
आप मुझे बताइए, गुवाहाटी वाटर स्कैम में ये हमारे माननीय गृह मंत्री साहब थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इससे बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं है। आज वही इनकी पार्टी के, मैं समझता हूं, सबसे कर्मठ नेता है और चीफ मिनिस्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने अजीत पवार पर बड़े गंभीर इल्जाम लगाए। अब मैं जो चीज पूछना चाहता हूं, चलिए आप बाकी बातें रखिए साइड में, 2 मिनट हुए, 3 ही और लूंगा। आप इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। पहली तो बात ये, जो कैग की रिपोर्ट आई थी, जो इनका तथाकथित भ्रष्टाचार है, 2G, 3G, कोल स्कैम, नॉट इवन अ सिंगल क्वाइडम हैड बीन प्रूव्ड गिल्टी सो फार। आज करीब 10 साल हो गए इनको लेकिन सत्ता में। सत्ता हाथ से चलेगी, सत्ता चली गई और उसके पीछे का कारण मैंने बताया आपको, उस दिन भी चर्चा में बात हुई। विनोद राय साहब जिन्होंने आरोप लगाए, बाद में उनको कौन कौन सी इन्होंने पदों पे नवाजा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ये बड़ी अहम तरीन बात है। देखिए, येदुरप्पा साहब को मिस्टेकनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह साहब क्या बोल जाते हैं कि ही इज द मोस्ट करप्ट सीएम। देखिए, कई बार जो दिल की बात होती है ना, वो चेहरे पर आ जाती है। जब ये वहां पर हारे, विनोद जी देखिए मजे की बात, दिलचस्प बात, जब ये हारे, येदुरप्पा साहब के बेटे को दोबारा इन्होंने प्रदेश की कमान दे दी। अब इन्हीं के एक विधायक वसन गौड़ा पाटिल, 40,000 करोड़ के स्कैम का इल्जाम, वो भी महामारी के दौरान। अब आप मुझे बताइए क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद आप आ जाइए आयुष्मान भारत पर। मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया, आयुष्मान का जिक्र आपने पहले भी किया था। देखिए सर, अगर कैग की रिपोर्ट ये बोल रही है, आप उनके अफसरों का तबादला कर देते हैं और उसके ऊपर आपकी जवाबदेही जो है वो बिल्कुल तय नहीं होती। आप मुझे बताइए, 7.5 लाख मरे लोगों का इलाज कर देते हैं आप, और फिर आपकी हर होर्डिंग में जो है वो आयुष्मान भारत दिखता है। आप इसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बताते हैं। चलिए इसको भी छोड़िए, पेंशन घोटाले का जिक्र किसी गोदी मीडिया चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। कुड यू बिलीव विनोद जी, ये मैं आपको बता रहा हूं आंकड़ों के साथ, पेंशन घोटाले में 1,86,00,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर, और उसके साथ 3,11,00,000 इसलिए खर्च कर दिए गए क्योंकि 2019 का चुनाव आना था। और वो पैसा किसका था? दिव्यांगों की पेंशन का पैसा था, वो पैसा था वृद्धों की पेंशन का, जिसे इन्होंने विज्ञापन पे खर्च किया। कोई जवाब नहीं। ऐसे ही अगर मैं तमाम किस्से कहानियां सुनानी शुरू करूं तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मुख्तसर बात ये है, आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर भारती, एंड रिलक्टेंटली आई वुड लाइक टू आस्क हिम, anybody from BJP, whether it is the spokesperson or a leader of the party, have ever tried to justify or vindicate it that whatever the cases which are pending against the leaders of this party, why all those cases had not been treated accordingly as always you do with the opposition and the other parties? चलिए तो मनीष जी से जान लेते हैं। मनीष, पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 176 MP, MLA, MLC हैं जिन पर इस वक्त ईडी के केसेस चल रहे हैं। मनीष जी, आपकी पार्टी पर भी ईडी पूरी ताक पर है। बिल्कुल, 2-3 सालों से ही इनको पता लगा कि शायद शिवसेना में भी कुछ ऐसे नेता हैं। पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा विनोद जी के, बड़ा आगे आकर आपने ईडी वाला मसला उठाया है, बड़ी निर्भरता दिखाई है इसके अंदर। देखिए, बीजेपी के बहुत सारे नाम रखे गए, जुमला पार्टी, झूठी पार्टी, और मुझे तो लगता है इनके ऊपर जो सबसे ज्यादा नाम सूट करता है वो सबसे बड़ी जादूगर पार्टी। पहले वो गिली करके वो लोग जादू दिखाते थे ना, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करके जो है ऐसा जादू दिखाते हैं कि इधर से जो है अपने पहले आरोप लगाते हैं नेताओं के ऊपर, दूसरी तरफ जो इनके अंदर से गुफा से वो बाहर निकल कर आता है तो वो साफ जो है धुला हुआ हो जाता है। मनीष जी, जितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्या आपको लगता है कि वो दूध से धुले हुए हैं? फिर भागते क्यों हैं, छिपते क्यों हैं? हेमंत सोरेन की बात ले लीजिए ना, भागे क्यों थे? बाकी भी बात की, चलिए आप सत्यपाल मलिक जी की अभी ये बात उठा रहे थे, बिल्कुल उठानी चाहिए। कहाँ है उन आरोपों की, कहाँ छानबीन की जा रही है? अयोध्या के अंदर इतना बड़ा भूमि घोटाला हुआ था, कहाँ है उसकी छानबीन? अजीत पवार को कौन कहता था आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे और सभा के अंदर जाके कहते थे नेशनल करप्ट पार्टी। उसी के सबसे बड़े नेता को जो है ये अपने साथ लाते हैं, और जब वो चीज ससुराल के अंदर वो एंटर करते हैं वो शादी करके, तो वो दूध से धुले हुए हो जाते हैं।
छगन भुजबल जी कहाँ गए, नारायण राणे जी कहाँ गए, आज मंत्री बने बैठे हैं, आज मुख्यमंत्री हैं पवार जी इनके वहां पर। तो ये जो सिलेक्टिव कार्यवाही ना, आपने शुरू के एक बताया अपने वक्तव्य में कि ईडी की कार्यवाही में तेजी आई, आप लिखिए उसको, ईडी की कार्यवाही में विपक्षी पार्टियों के ऊपर तेजी आई। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है और वहां पर कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के नेता के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही, कोई नहीं बता पाएगा कोई भी एक राज्य। जी, बिहार बचा हुआ था, मगर बिहार के अंदर भी अब इन्होंने उसको अपने साथ मिला लिया, नीतीश जी को और तेजस्वी को, और उसके ऊपर जो है लालू जी के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। आप बताइए किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं ये। इन्होंने जो तोता तोता कहा जाता था, तोता तो इन्होंने प्रूव कर दिया जी कि इन्हीं का तोता ही नहीं, वो पालतू तोता है। जी, निर्मल जी, आपके पास आने से पहले मैं अजय जी को चाहूंगा कि उनको मौका दिया जाए। अजय जी, एक तो जब बजट पेश किया गया था, इंटर्म बजट था, उसमें ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, भाई भतीजावाद को खत्म किया है। लेकिन जगदीप जी ने जो भ्रष्टाचार के आंकड़े आपको बताए हैं, जगदीप जी ने जो बताया कि ईडी का किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, यूज नहीं मिसयूज हो रहा है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ा। दर्शक चाहते भी हैं। निश्चित रूप से मुझे मौका दिया जाए तो उनकी जवाब देंगे, क्योंकि जवाब कोई छिपा हुआ नहीं है, यही पब्लिक के सामने है। मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्र जगदीप जी को शायद कल का इनके ही एक पूर्व में मंत्री और एमएलए बी शिव कुमार जी का बयान उन्होंने शायद नहीं पढ़ा है। इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हम तो वैसे ही आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि आप करप्ट पार्टी है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया हम उनसे बहुत करप्ट है। खासकर मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो इसकी बुरी हालत है। ये कर्नाटका से ही आते हैं। कल का बयान है, बी शिव कुमार जी पूर्व मंत्री थे, अभी भी कांग्रेस पार्टी के शायद वहां के एमएलए हैं जी। तो इसलिए ये दूसरों पर कहते हैं, ऐसा ही नहीं। ये उसका एक चीज तो ये है कि इनको ध्यान में रखना चाहिए जब ये कुछ बोलते हैं। तो ये संजय राउत साहब के शिवसेना से आते हैं, जो अब बची हुई शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे साहब की, तो उसमें प्लॉट का उन्होंने स्वयं का उनको कहां पता नहीं। आपको मौका देंगे बची हुई शिवसेना पर बोलने के लिए। ये आप देख लीजिए, ये क्या कहते हैं, ये उसको डिफेंड नहीं करते कि वो गलत है, वो कहते हैं आप सिलेक्टिवली उन पर क्यों कार्रवाई करते। यानी ये कन्फेस करते हैं, जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने मई 5, 2009 को कन्फेस किया था। हाँ, उनका स्टेटमेंट है प्रेस में कि हाँ, जो सरकार जब इसमें होती है तो वो मिसयूज करते हैं, यानी वो मिसयूज करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, मैं राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के, हालांकि जो लोग चले गए उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे लोगों को क्या बताते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं वो एजेंसीज के बारे में। इनसाइड द सॉफ्ट ग्लो देयर इज एन आयरन हैंड एंड इफ द ग्रिप इज नॉट प्रॉपर विद द ग्लो इट हैज टू बी रिमूव्ड। हटा देंगे अपोजिशन को। और वो उन्होंने 75 में करके भी दिखाया था। और जिस जज साहब ने कानून के मुताबिक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्शन था उसको निरस्त किया था, उस जज को केवल हटाया गया, जीवन भर प्रताड़ित किया गया जी। उसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए चाहे करप्शन के केसेस को, हमारे यहां तो सिर्फ आप आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं जो अंतर स्ट्रेस करना चाहता हूं, आपके दर्शक जिसको अप्रिशिएट करेंगे कि रेस्पॉन्स कैसे होता है। हम जब हमारे ऊपर समन, इन्होंने किसी भी झूठे अमित शाह जी पर प्रेशर किया कि भाई आप मोदी जी का नाम ले लो, हम आपको छोड़ देंगे। 2002 के बाद कितना परेशान कर दिया। एसआईटी के जो राघवन साहब थे, उन्होंने ए रोड लॉन्ग ट्रैवल्ड किताब, पुस्तक एग्जैक्टली नाम ने ध्यान में नहीं, एक रेड मच ट्रैवल्ड ऐसा करके पुस्तक लिखी है। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे झूठे केसेस लगाकर इनको परेशान करने की कोशिश की गई और मुझ पर भी प्रेशराइज करने की कोशिश की। लेकिन जो अंतर जनता को समझ में स्पष्ट आता है कि हमारी पार्टी जाकर वहां पर, मैंने कहा ना कि अपनी पानी की बोतल घर से लेकर वहां पर जवाब देती है, समनों का निरस्कार नहीं करती है, समन उठाकर। और ये नहीं कहते कि भाई जब आपने नियम तय किया था कि आरोप लगेंगे, तो वैसे तो हम ये मानते हैं, अब सारी दुनिया कहती है कि ये सबसे झूठे लोग हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा जी, लेकिन 8 दिन में सरकार बनाते हैं। मैं कोई बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, लेकिन 60-70 करोड़ रुपए का शीश महल बनाऊंगा। तो इस प्रकार का जो आपका रवैया है,
लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रूव कर देते हैं कि हाँ अगर हमारे ऊपर गलत है हम फांसी चढ़ने को तैयार है, हम कोई किसी एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करने, ना अपने गुंडे बेचकर उनके ऑफिसर्स को पिटवाने का काम करते। अजय जी, आपने कहा कि प्रताड़ित किया गया था गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री अमित शाह को प्रताड़ित किया गया था और उनको कहा गया था, मजबूर किया जा रहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, इसलिए प्रताड़ना का बदला आप ले रहे हैं। ये बाद में आपसे सवाल पूछूंगा। बाबा भारती की कहानी आपने सुनाई थी और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अजय जी ने दिया कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को सीढ़ी बना करके आपने सत्ता का मुकाम हासिल कर लिया। मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, आप पर भी ट्रस्ट उठेगा कि बोला डाकू बन करके घोड़ा उठा करके ले गया, सत्ता का घोड़ा, वो भी दिल्ली में भी और पंजाब में भी। मैं जिस संज्ञान में आपसे बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी ईडी के ऊपर। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं और ईडी जो है अगर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए होना चाहिए, इसको डिस्ट्रप्शन ऑफ करप्शन के लिए होना चाहिए। तो ये हो गया कि चोर चोर मुसेरे भाई, ये वो बात हो गई इनकी बातों का। मैं अजय जी की बातों का, दो बातों का जवाब देना चाहती हूँ। एक तो ये इन्होंने कहा कि जब समन्स आते हैं तो आते नहीं। देखिए बड़े क्लियरली वो कहीं नहीं भाग रहे, कहीं छुप नहीं गए, जाके किसी गुफा में नहीं छुप गए हैं जी। बड़े क्लियरली सारी जगह जा रहे हैं, सभाओं में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ यही पूछा है ईडी से कि आप मुझे बताएं कि आप मेरे को किस रूप से बुला रहे हैं, एज अ चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं, एज अ विटनेस बुला रहे हैं, या आप एज ए कार्यकर्ता बुला रहे हैं, या एज ए मैं अगर किसी चीज में मेरे को प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो उसके कोई जवाब तो ईडी दे नहीं पा रही, तो क्यों समन्स का जवाब देंगे और क्यों जाएंगे। सबसे पहले इनकी जो सबसे बड़ी जो इंस्ट्रक्शंस ईडी को इस गवर्नमेंट ने दी हुई है कि पहले तो आप बुलाएं क्वेश्चन आंसर के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा उसको बुलाएं और सीधा उसको अरेस्ट करें, और तीसरी बार कुछ भी नहीं मिलता है तो सीधा उसको जेल में डाल दें, और फिर सालों साल लगा देते हैं ये बोलते हुए हर बार कोर्ट को कि एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतने सालों से 1.5 साल तो हो गए मनीष सिसोदिया जी को भी, क्या आज तक कोई एविडेंस इनको नहीं मिला है? अब 5 तारीख को फिर से हेयरिंग है और फिर से बोला है कोर्ट ने। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप, वो कहते हैं मेरा कुत्ता तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए इस गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप हो और आप मैक्सिमम आपके पास पावर है, तो उस पावर का मिसयूज गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए मत करिए, लोगों के लिए उनका इस्तेमाल मत करिए। आप अच्छा काम करें, सारी पार्टीज आपका साथ देंगी। लेकिन आप आज देखिए जो देश की हालत इन्होंने करके रख दी है, और ये और मजेदार बात ये है, हर पार्टी से जितनी भी सारी पार्टियां हैं उनके सारे करप्ट नेता जब इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सारे दूध के दूध और मतलब धुले हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं गंगा स्नान के। लेकिन अभी दर्शकों को हम बता दें कि 862.43 करोड़ रुपए की पैसा और संपत्ति ईडी ने रिट्रीव किया या जब्त की है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जगदीप जी मेरी तरफ देख रहे थे। जगदीप जी, कहीं ना कुछ तो गलतियां रही होंगी, ऐसे नहीं कि एजेंसी का इतना बड़ा मिसयूज किया जा सकता है। और देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक कंट्री में, सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में, विनोद जी, भारती जी, मैं भी गिनाऊंगा फिर आपको, वयोवृद्ध नेता है, मतलब इनको किसी भूमिका की जरूरत नहीं है और बड़ा सम्मान है मेरी नज़रों में इनका। लेकिन मैं ना इनको दोनों हाथ जोड़ के बीइंग अ लीडर एज जे प्रोक्लेम करते हैं कि ये विश्व गुरु टाइप जो हमारी पार्टी है। मुझे ये बताइए, मैंने इतने सवाल खड़े किए, भाई साहब ने कैसे मतलब कहानी को घुमाया है। एक डी शिव कुमार के बयान को आधार बनाकर मेरे पूछे गए तमाम गड़बड़ जालों पर क्या सलीके से झाड़ू फेरा है। देखिए ये पहली बात। दूसरी बात, अब जरा किसी को बाउंसर मिलता है वो ढक कर देता है, कोई खेलने का प्रयास करता है। जो पूछा गया उस पर जवाब नहीं। मैंने सीधी एक बात की कि भाई साहब, अगर विनोद राय के वक्त में आपने एक सरकार का तख्ता पलट उन आरोपों से किया जिनमें से आप एक को भी सिद्ध नहीं कर पाए, तो आज मुर्मू साहब ने जब वो आरोप आपकी सरकार के ऊपर मढ़े तो जवाब क्यों नहीं? फिर ये कोर्ट की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं बड़े सम्मान के साथ हमारी न्यायपालिका को
आई एम नॉट सपोज टू रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट द जुडिशरी वी हैव इन दिस कंट्री, बट मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं जगदीप जी आपको रोकूंगा, आप जुडिशरी की बात करते हैं, किस मुंह से आप जुडिशरी की बात करते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो केस के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। मैं जवाब देता हूं, आप फिर जुडिशरी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हमें किस एंगल से आप सम्मान करते हैं? मैं बता दीजिए दर्शकों को। विनोद जी बिल्कुल दूंगा। शाहबानो से विनोद जी को बहुत प्रेम है, मैं जानता हूं, अक्सर ये सवाल उठता है। बिल्किस बानो पे मैं जानता हूं, से भी मुझे उतना ही प्रेम है, उतना ही स्नेह है। चलिए आज शाहबानो भी इंसाफ मिला है। चलिए आज शाहबानो पे बात करते हैं। पहले मैं अपने सवाल पे आ जाऊं। देखिए मैं उन प्रवक्ताओं पहले आप में जुडिशरी पे ही आ जाइए। चलिए मैं उन प्रवक्ताओं में से नहीं हूं विनोद जी जो कहीं पर हुई किसी गलती को मीनिंगलेसली डिफेंड करे। अगर हमने शाहबानो केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तरह से तरजीह दी तो उसको हमने भुगता भी। अगर आप इमरजेंसी की बात करते हैं, उस इमरजेंसी का भुगतान जो है वो हमारी पार्टी ने किया, लेकिन आज जो अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में लागू है उसका क्या जवाब देंगे? ये आप कोर्ट की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्यों सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी उस न्यायाधीश की प्रमोशन पर जिसने फैसला दिया राहुल गांधी जी के खिलाफ, और बाद में पता चलता है उसमें से एक न्यायाधीश वो भी था जो कभी अमित शाह साहब का वकील रहा था। ये स्थिति बनी हुई है। हमारी कोर्ट की बात करते हैं और अगर चंद्रचूड़ साहब कोई फैसला देते हैं और रातों रात ये फैसले पलट देते हैं अध्यादेश लाकर। अभी मैडम ने बात की आम आदमी पार्टी से, मुझे भी एक अनुभव रहा है इस पार्टी में, बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पार्टी फ्रॉम दिस स्टेट। मैं पूछना चाहता हूं कितने आरोप आपने सिद्ध किए आज तक इस पार्टी पर? और बड़ी बात यह है कि जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता, यू आर नॉट सपोज टू आस्क हिम एनी काइंड ऑफ एक्यूजिशन लाइक दैट। आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, बार बार बात करते हैं। आप मुझे बताइए आज इस देश के अंदर जहां पर ईवीएम जैसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, आप रातों रात अध्यादेश लाकर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के को पलट देते हैं जिसमें कि भागीदारी थी इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि वो इलेक्शन कमीशन के चुनाव में एक प्रतिभागी रहेंगे, लेकिन आपने उसको हटा दिया। आप इतने धाकड़, आप इतनी, मैं तो ये कहूंगा इट्स अ शीर काइंड ऑफ इनजस्टिस, शीर काइंड ऑफ शेम। विनोद जी वन मोर मिनट, चंडीगढ़ की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, राजस्थान में आपने ट्राई किया, महाराष्ट्र की आपने क्या हालत बना दी। जब तक लोग आपके साथ रहते हैं, मुझे मलिक साहब का बयान क्यों याद आता है, बार बार मैं क्यों जिक्र करता हूं, 1300 करोड़ रुपए के जल शक्ति मिशन घोटाले पर इनके मुंह पे दही जमा था, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। ऐसी कितनी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। तो बात जो सवाल पूछा गया, विनोद जी मैं वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ एक चीज कहूंगा, मैंने कन्फेस किया जहां पर हमारी सरकार से गलती हुई। मैं उन प्रवक्ताओं में से भी नहीं हूं जो खामखा जबरन टाइम वसूलने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा ससम्मान भारती जी से, जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब दे। ये फितरत है इस पार्टी की। नेहरू जी, मैं एक आखिरी एग्जांपल देके बताता हूं। इनकी पार्टी का जो यहाँ पे नेशनल प्रवक्ता है त्रिवेदी साहब, वो देखिए देश के आज तक जैसे चैनल पे बैठ के क्या कह रहे हैं कि नेहरू जी अपने कपड़े धुलवाने पेरिस जाते थे, यद्यपि वो उस लॉन्ड्री में धोते थे जिसका नाम पेरिस लॉन्ड्री था। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, मतलब झूठ में तो, मतलब माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई भारतीय झूठी पार्टी कहे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी आपको मैं बता दूं कि सत्यपाल मलिक जब तक सरकारी रेवड़ियां खाते रहे, सरकार के वेलफेयर का पूरा इस्तेमाल, विनोद जी माफ कीजिए, उन्होंने बोला, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने 2 चैनल्स पर बयान दिया। चलिए दर्शकों आप बने रहिए, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर अजय भारती से जानते हैं जो कटाक्ष या जो सवाल जगदीप जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने लगाए हैं, फिर अजय भारती से सुनते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।